मौर्य अर्थव्यवस्था। सबसे पहले कृषि। मौर्य युग में कृषि अधिकांश जनता के जीवन का आधार थी। भूमि राजा और कृषक दोनों के ही अधिकार में होती थी। कृषक युद्ध तथा अन्य राजकीय कर्तव्यों से मुक्त रहने के कारण अपना सारा समय खेतों में ही लगाते थे। इस वक्त तक लोहे के उपकरणों का प्रयोग कृषि में भारी मात्रा में होने लगा था, जिसकी वजह से उत्पादन भी बहुत अधिक बढ़ गया। इस काल में ही मूठदार कुल्हाड़ियों, फाल, हंसिए आदि का कृषि कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग आरंभ हुआ। राज्य की ओर से भी कृषि को प्रोत्साहन मिलता था। युद्ध के समय में भी सैनिकों को खेतों में हानि नहीं पहुंचाने का आदेश रहता था। कृषि को क्षति पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों तथा पशु पक्षियों को नष्ट करने के लिए राज्य की ओर से गोपालक तथा शिकारी नियुक्त किए जाते थे। अधिकाधिक बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया था। भूमि उर्वरा थी। तथा प्रतिवर्ष 2 फसल आसानी से उगाई जा सकती थी। देश अकाल तथा अभाव से मुक्त था। गेहूं, जौ, चना, चावल, ईख, तिल, सरसों, मसूर, साग आदि प्रमुख फसलें थीं। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। मैगस्थनीज लिखता है कि भूमि का अधिकांश भाग सिंचित था। कुछ पदाधिकारी नदियों का प्रबंध करते थे ताकि उनके पानी से नहरों द्वारा खेतों को सिंचाई हेतु पानी पहुंचाया जा सके। अर्थशास्त्र में सिंचाई की 4 विधियां दी गई है। हाथ से कंधों पर पानी ले जाकर, मशीन द्वारा तथा नदियों, तालाबों आदि से पानी निकालकर। सिंचाई की सुविधा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख से पता चलता है कि इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने प्रारंभ करवाया था और अशोक के राज्यपाल तुसास्प ने इसे पूरा करवाया। पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, गधे, ऊंट, सूअर, कुत्ते आदि प्रमुख रूप से पाले जाते थे। राज्य की ओर से चरवाहों की भी व्यवस्था थी। अर्थशास्त्र के से पता चलता है कि चंद्रगुप्त के समय में पशुधन विकास के लिए एक विशेष विभाग था जो पशुओं के भरण पोषण तथा उनकी चिकित्सा आदि की उचित व्यवस्था करता था। व्यापार वाणिज्य। मौर्य युग में व्यापार व्यवसाय की उन्नति हुई। मौर्य सम्राटों ने सड़कों के निर्माण तथा एकात्म शासन व्यवस्था की स्थापना करके भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार को प्रोत्साहन दिया। आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही व्यापार प्रगति पर थे। इस समय भारत का बाह्य व्यापार सीरिया, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। यह व्यापार पश्चिमी भारत में भृगु कच्छ तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति बंदरगाहों द्वारा किया जाता था। बारबैरिकम नामक बंदरगाह सिंधु नदी के मुहाने पर था। यूनानी रोमन लेखक भारत के समुद्री व्यापार का वर्णन करते हैं। एरियन लिखता है कि भारतीय व्यापारी मुक्ता यानी मोती बेचने के लिए यूनान के बाजारों में जाते थे। व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण इस काल का एक प्रमुख उद्योग था। ये राज्य के नियंत्रण में होता था, जो व्यापारियों को किराए पर जहाज़ देता था। नवाध्यक्ष नामक पदाधिकारी इन व्यापारिक जहाज़ों का नियंत्रण करता था। समुद्री मार्ग से आने वाली वस्तुएं यदि क्षतिग्रस्त हो जाती थी तो राज्य उन पर शुल्क नहीं लेता था या क्षति के अनुपात में उसे घटा देता था। अर्थशास्त्र में विदेशी सार्थवा व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था का उल्लेख मिलता है। देश का आंतरिक व्यापार भी प्रगति पर था। इस समय देश के अंदर अनेक व्यापारिक मार्ग थे। एक मार्ग बंगाल के समुद्र तट पर स्थित ताम्रलिप्ति बंदरगाह से पश्चिमोत्तर में पुष्कलावती तक जाता था, जो उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। ये प्रमुख मार्ग था और इस मार्ग पर चंपा, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, गया, काशी, प्रयाग, कौशाम्बी, कान्यकुब्ज, हस्तिनापुर, साकर तथा तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर स्थित थे।
दूसरा प्रमुख व्यापारिक मार्ग पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी तक जाता था और कौशाम्बी के समीप यह उत्तरापथ में मिलता था। तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था। इस मार्ग पर माहिष्मती, उज्जैन, विदिशा आदि प्रमुख नगर स्थित थे। चौथा व्यापारिक मार्ग भृगुकच्छ से मथुरा तक जाता था और इसके रास्ते में उज्जैनी पड़ता था। इस प्रकार उत्तरापथ तथा दक्षिणापथ के भूभाग व्यापारिक मार्गों द्वारा परस्पर संयुक्त कर दिए गए थे। व्यापार पर राज्य का नियंत्रण होता था। पण्याध्यक्ष वस्तुओं की बिक्री का सूक्ष्मता से निरीक्षण करता था। वह वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करता था ताकि व्यापारी जनता से अनुचित लाभ नहीं कमा सके। व्यापारियों के लाभ की दरें भी निश्चित थी और उससे अधिक लाभ राजकोष में जमा हो जाता था। व्यापारी स्थानीय वस्तुओं पर 5% तथा विदेशी वस्तुओं पर 10% मुनाफा कमा सकते थे। देश के भीतर का व्यवसाय तथा उद्योग धंधे भी काफ़ी विकसित अवस्था में था। उस समय का सबसे प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। अर्थशास्त्र के अनुसार मदुरा, अपरांत, कलिंग, काशी, बंग, वत्स तथा महिष सर्वोत्कृष्ट प्रकार के सूती वस्त्र तैयार करते थे। अन्य वस्त्रों में दुकुल, ये श्वेत और चिकना वस्त्र था। शोम, ये एक प्रकार का रेशमी वस्त्र था और चीन से आने वाले रेशमी वस्त्र को कोशेक कहा जाता था। साथ ही नेपाल के कंबल का उल्लेख भी मिलता है। चर्म उद्योग भी उन्नति पर था। एरियन ने भारतीयों द्वारा श्वेत चमड़े के जूते पहने जाने का उल्लेख किया है जो काफ़ी सुंदर होते थे। बढ़ईगिरी भी इस समय एक प्रमुख उद्योग था। बढ़ई लकड़ियों द्वारा विविध प्रकार के उपकरण बनाते थे। कुम्भलरार की खुदाई में 7 बड़े व आश्चर्य ढंग से निर्मित लकड़ी के चबूतरे प्राप्त हुए हैं जिनसे काष्ठ शिल्प के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण मिलता है। इसके अतिरिक्त धातुकारी का उद्योग भी उन्नति पर था। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा, टिन, पीतल, कांसा आदि धातुओं से विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र, बर्तन, आभूषण तथा उपकरण बनाए जाते थे। तक्षशिला के भीर टीले तथा हस्तिनापुर की खुदाइयों से नाना प्रकार के बहुमूल्य आभूषण के प्रमाण प्राप्त होते हैं। लोग धातुओं को गलाने तथा शुद्ध करने की कला से भी परिचित थे। पाषाण तराशने का उद्योग भी अच्छी अवस्था में था। इस समय एकाश्म स्तंभ पाषाण तराशने की कला की उत्कृष्टता के साक्षी हैं। साथ ही साथ 50 टन के वजन तथा लगभग 30 फीट से अधिक की ऊंचाई वाले स्तंभों को 5 से 600 मील की दूरी से ले जाकर स्थापित करना मौर्य अभियांत्रिकी कुशलता को सूचित करता है। आज के वैज्ञानिक युग में भी यह एक आश्चर्य की वस्तु प्रतीत होती है। हाथी दांत से भी सुंदर और आकर्षक उपकरण तैयार किए जाते थे। इस काल में विभिन्न खनिज पदार्थ बहुतायत में उपलब्ध थे। अर्थशास्त्र में समुद्री तथा भूमिगत दोनों ही प्रकार की खानों का वर्णन मिलता है जिनके लिए अलग अलग पदाधिकारी होते थे। समुद्री खानों के अधीक्षक का काम उससे प्राप्त होने वाले हीरे, मोती, मूंगा, शंख आदि बहुमूल्य पत्थरों के संग्रहण की देखभाल करना होता था। भूमिगत खानों के अधीक्षक नई खानों की खोज करते तथा पुरानी खानों के रख रखाव की व्यवस्था करते। खानों में काम करने वाले श्रमिकों के पास वैज्ञानिक उपकरण थे। राज्य या तो सीधे खानों का प्रबंध करता था या उन्हें पट्टे पर देता था। अर्थशास्त्र से यह भी पता चलता है कि राजा की अनुमति के बिना खान से निकाली धातुओं और उससे तैयार होने वाली वस्तुओं को खरीदने तथा बेचने वाले दोनों पर 600 पर्ण अर्थदंड लगाया जाता था। विभिन्न शिल्पों के अलग अलग अध्यक्ष होते थे। उद्योग धंधों की संस्थाएं श्रेणियों में गठित थी। जातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख हुआ है, जैसे काष्ठकारों की श्रेणी, लुहारों की श्रेणी, चर्मकारों की श्रेणी, चित्रकारों की श्रेणी आदि। श्रेणियों के अपने न्यायालय होते थे जो व्यापार संबंधी व्यवसाय झगड़ों का निपटारा करते थे। श्रेणी न्यायालय का प्रधान महाश्रेष्ठी कहा जाता था। राज्य की ओर से
विविध प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिए औद्योगिक केंद्र भी स्थापित किए गए थे। शिल्पकारों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था थी। शिल्पी के हाथ अथवा आंख को क्षति पहुंचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। जो उनका सामान चुराते थे उन्हें 100 पौंड का जुर्माना देना होता था। शिल्पियों और कारीगरों की मजदूरी कार्य के अनुसार तय की जाती थी। अवकाश के दिनों में कार्य करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी दी जाती थी। उत्पादित वस्तु की कठोरता से जांच की जाती थी। घटिया उत्पादन अथवा धोखाधड़ी के कार्य का कठोर दंड विधान था। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि कर्मकार को काम करने पर ही मजदूरी दी जानी चाहिए। यदि कर्मकार आधा काम करता था तो उसे आधी मजदूरी ही देय होती थी। मुद्रा व्यवस्था। मौर्य युग तक व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो चुका था। सिक्के सोने, चांदी तथा तांबे के बने होते थे। स्वर्ण सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को कारसापण या धरण कहा जाता था। तांबे के सिक्के माशक कहलाते थे। छोटे छोटे तांबे के सिक्के काकड़ी कहे जाते थे। ये सिक्के शासकों, सौदागरों तथा निगमों द्वारा प्रचलित किए जाते थे और इन पर स्वामित्व सूचक चिन्ह लगाए जाते थे। उत्तर प्रदेश तथा बिहार से बड़ी संख्या में प्राप्त चांदी के 8 सिक्कों में से अधिकतर मौर्य काल के ही है। मौर्यकालीन सिक्के मुख्यतः चांदी और तांबे में ढाले गए हैं। उस वक्त का प्रधान सिक्का पर्ण होता था, जिसे रुप्य रूप भी कहा गया है। अर्थशास्त्र में राजकीय टकसाल का भी उल्लेख मिलता है। टकसाल वह स्थान होता था जहाँ पर सिक्के ढाले जाते थे या बनाए जाते थे। इस राजकीय टकसाल का अध्यक्ष या अधीक्षक लक्षणाध्यक्ष होता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूप दर्शक कहा जाता था। मौर्य शासन का वित्तीय वर्ष आषाढ़ यानी जुलाई माह से प्रारंभ होता था। मौर्य काल में जनगणना के निमित्त एक स्थायी विभाग की भी स्थापना की गई थी। इसका उल्लेख मेगस्थनीज तथा कौटिल्य दोनों ने किया है। मेगस्थनीज के अनुसार तीसरी समिति नगर की जनगणना का कार्य देखती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार प्रत्येक ग्राम तथा नगर में 4 वर्गों की जनगणना ग्रामीण अधिकारियों तथा जनगणना विभाग द्वारा की जाती थी। मनुष्यों के साथ ही उनके व्यवसाय, चरित्र, आय व्यय आदि का भी पूरा ब्यौरा सुरक्षित रखा जाता था। इससे राज्य को विभिन्न वर्गों के ऊपर निर्धारित करने में बड़ी सहायता मिलती थी। मौर्य शासन में निर्धन व्यक्तियों को धनी व्यक्तियों तथा साहूकारों के शोषण से बचाने के निमित्त उनके द्वारा उधार दिए जाने वाले धन पर ब्याज की दर भी सुनिश्चित कर दी गई थी। इन नियमों का पालन न करने वालों को कठोर दंड दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार ब्याज की दर 15% वार्षिक होती थी। जनता को अकाल, बाढ़, अग्नि जैसी आपदाओं से बचाने के लिए भी राज्य की ओर से व्यापक प्रबंध किए जाते थे। अकाल के समय राज्य की ओर से किसानों को बीज वितरित किए जाते तथा लोगों को अभावग्रस्त स्थानों से हटाकर संपन्न स्थानों में पहुंचाया जाता था। बाढ़ आने तथा आग लगने पर भी राज्य की ओर से राहत कार्य किए जाते थे। नागरिकों के स्वास्थ्य की ओर भी सरकार विशेष ध्यान देती थी। पूरे राज्य में अनेक चिकित्सालयों की स्थापना करवाई गई थी। विदेशी नागरिकों की चिकित्सा के लिए भी अलग से प्रबंध किया जाता था। जीवनोपयोगी औषधियाँ राज्य की ओर से उपलब्ध करवाई जाती थी। अशोक के लेखों से पता चलता है कि उसने मनुष्यों की चिकित्सा के साथ साथ पशुओं की चिकित्सा का भी समुचित प्रबंध करवाया था और अनेक औषधियों को बाहर से मंगवाकर उपलब्ध करवाया। नगरों में सफाई की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। इनसे स्पष्ट होता है कि मौर्य युग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को चरितार्थ किया गया था।